हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखे हुए होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था पुंकेसर एवं लघु बीजाणुदानी, सेकंड चैप्टर चल रहा था अपना, नर एवं मादा युग्म उद्भिद का विकास। ठीक है, तो इसी में हम आगे देखेंगे आज कि देखो हमने पढ़ा था कि परागकोश की प्रारंभिक अवस्था में उसके सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बाह्य त्वचा। ये सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा, और ये जो अंदर भरा हुआ होता है ये लघु बीजाणु जन ऊतक। लघु बीजाणु जन ऊतक। तो इस लघु बीजाणु जन ऊतक की जो भीतर की कोशिकाएं हैं उनको बोलते हैं हम अधस्त्वक कोशिकाएं या हाइपोडर्मल सेल। तो अधस्त्वक कोशिकाएं, और इन्हीं को बोलते हैं हम हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, ये देख लिया था हमने। इसको एक अपन शॉर्ट में देख रहे हैं कि परागकोश की प्रारंभिक अवस्था में उसके सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा पाई जाती है और अंदर की ओर लघु बीजाणु जन ऊतक पाया जाता है। इस लघु बीजाणु जन ऊतक के भीतर की जो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, भीतर की सेल्स, वो क्या कहलाती है? अधस्त्वक कोशिकाएं या हाइपोडर्मल सेल्स कहलाती है। अब इन अधस्त्वक कोशिकाओं में ये रूपांतरित होती है, अर्थात इनमें क्या होता है? रूपांतरण होता है। रूपांतरण कैसे होता है? ये आकार में बड़ी हो जाती है, इनका जीव द्रव्य सघन और केंद्रक बड़ा हो जाता है। अब इन्हीं कोशिकाओं को बोलेंगे हम प्रपसु या आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं। प्रपसु या आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं 2n होती है। अब देखो इनमें, इन प्रपसु या आर्कीस्पोरियल कोशिकाओं में क्या होगा? परिणतीय विभाजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन। परिणतीय विभाजन, जिससे एक कोशिका से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। एक ऊपर की ओर तो बनती है, बाहर की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक, और एक बनती है प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। प्राथमिक ठीक है। अब देखो ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है ये भी 2n होती है, ये भी, क्योंकि ये पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा बनी है, समसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, तो अब ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है इसका कार्य है आगे जाके ये करेगी परागकोश की भित्ति का निर्माण। परागकोश की भित्ति का निर्माण,
और जो ये प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका है, इनमें क्या होगा अब रूपांतरण, और रूपांतरण होने के पश्चात ये बदल जाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और इसमें होता है अब अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जिससे बनते हैं 4 लघु बीजाणु। 4 लघु बीजाणु जो चतुष्क के रूप में और ये चारों लघु बीजाणु एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि ये चतुष्क होता है। अगर बाहर से देखेंगे तो 3 ही लघु बीजाणु दिखते हैं, और एक इनके नीचे की ओर स्थित होता है। इस फॉर्म को बोलते हैं अपन चतुष्क। क्या बोलते हैं? चतुष्क। ठीक है, तो देखो हमने ये देखा था कि जो परागकोश होता है उसकी प्रारंभिक अवस्था में उसके सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा पाई जाती है, और भीतर की ओर लघु बीजाणु जन उत्तक पाया जाता है। और इस लघु बीजाणु जन उत्तक की भीतर की जो कोशिकाएं होती है उनको कहते हैं हम अधस्त्वक कोशिकाएं या हाइपोडर्मल सेल्स। और ये अधस्त्वक कोशिकाएं या हाइपोडर्मल सेल्स में रूपांतरण होता है, और रूपांतरण होने से बनती है प्रपसु या आर्किस्पोरियल कोशिकाएं। अब इन कोशिकाओं में क्या होता है? परिणतीय विभाजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे प्रत्येक कोशिका के विभाजन से 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। ठीक है, बाहर की ओर तो बनेगी प्राथमिक भित्ति कोशिका, और ये प्राथमिक भित्ति कोशिका किसका निर्माण करेगी? परागकोश की भित्ति का निर्माण करेगी। और जो प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका है इसका रूपांतरण होगा, और रूपांतरण होकर किस में बदल जाएगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाएगी। और इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में आगे जाके अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, और ये चारों लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इस फॉर्म में चतुष्क अवस्था में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे कि परागकोश की संरचना को समझने के लिए हम कुछ डायग्राम बनाएंगे। ये देखो, ये और जैसे इसका स्फुटन होता है ऐसे परागकण बाहर निकलते हैं, इनको बोलते हैं हम परागकण। ठीक है, और ये
यहाँ पर होती है योजी, और ये यहाँ 1 2 3 4, ये है 4 परागपुट, या इन्हीं को बोलते हैं हम लघु बीजाणुदानियाँ। ठीक है, और इस जो लाइन है दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ डेइसेंस। यहीं से परागकोश का स्फुटन होता है, लाइन ऑफ डेइसेंस। और ये वाला भाग है पूतंतु, और ये यहाँ पर होता है योजी। ठीक है, ये देख लिया था हमने कि जो योजी होता है एक बंदे उत्तक होता है। तो यहाँ परागकोश की संरचना। ठीक है, अब एक बनाता हूं मैं यहाँ पुंकेसर। ये 2 पालियां हैं, ये परागकोश, ये वाला भाग योजी, और ये पूतंतु। तो पुंकेसर के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, परागकोश और पूतंतु, जो योजी के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इस योजी को क्या बोलते हैं हम? एक बंदे उत्तक बोलते हैं। ठीक है, तो ये था परागकोश की संरचना के बिंदु। देखो ये परागकण, ये लाइन ऑफ डेइसेंस। डेइसेंस मीन्स होता है स्फुटन, यानी कि इसी जगह से परागकोश का स्फुटन होता है। ठीक है, और ये जो 4 हैं ये लघु बीजाणुदानियाँ हैं। प्रत्येक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुदानियाँ पाई जाती है? 4। ठीक है, और ये लाइन ऑफ डेइसेंस पूतंतु। अब एक डायग्राम और बनाता हूँ मैं। तो ये 4 परतें बनाऊंगा मैं। इसमें सबसे बाहर की ओर होती है बाह्य त्वचा।
और ये 4 लघु बीजाणुदानी है। जिनके अंदर बीजाणु जन कोशिकाएं भरी हुई रहती है। तो देखो, सबसे बाहर की ओर तो ये बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, जो दूसरी परत है इसको बोलते हैं अपन अंतःस्थिशियम या एंडोथीसियम। और ये जो अंदर की जो परतें हैं इनको बोलते हैं हम मध्य परतें। मध्य परतें। और ये वाला जो परत है बीजाणुजन कोशिकाओं के चारों ओर, ये है टेपिटम। ठीक है। और ये अंदर क्या भरी हुई इसमें? बीजाणु जन सेल्स, इनको बोलते अपन लघु बीजाणुदानी। लघु बीजाणुदानी। तो ये परागकोश की आंतरिक संरचना को समझने के लिए डायग्राम बनाया मैंने कि जो परागकोश की जब टीएस लेते हैं, अनुप्रस्थ काट लेते हैं, तो उसमें 2 मुख्य संरचनाएं दिखाई देती है। एक तो परागकोश की भित्ति, तो ये जो चारों चीजें हैं ये मिलके बनाती है परागकोश की भित्ति। परागकोश की भित्ति। और ये की दूसरी चीज है बीजाणुजन कोशिकाएं। तो जब परागकोश का अनुप्रस्थ काट लिया जाता है तो 2 मुख्य संरचनाएं दिखाई देती है, एक परागकोश की भित्ति और एक बीजाणुजन कोशिकाएं। परागकोश की भित्ति 4 चीजों से मिलकर बनी हुई है। एक बाह्य त्वचा, दूसरा अंतःस्थिशियम या एंडोथीसियम, तीसरी मध्य परतें और चौथी टेपिटम। ठीक है। अभी इन्हीं परतों को अगर हम इन कोशिकाओं के हिसाब से देखें, तो ये सबसे बाहर की ओर ये बाह्य त्वचा होगी। फिर इसके अंदर एंडोथीसियम बनेगी। ये जो दूसरी परत है ये अंतस्थ त्वचा या एंडोथीसियम। अब इसके अंदर की ओर 1 या 2 मध्य परतें मिलेगी।
तो ये वाली है मध्य परतें। और मध्य परतों के जस्ट जो अंदर की ओर होगा वो टेपिटम का आवरण होगा। ये वाली कोशिका है, ये टेपिटम। इसका कार्य है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना, और इसी के जस्ट अंदर होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। ये इनको क्या बोलेंगे? तो ये वाली परत तो टेपिटम, और ये जो है इनको बोलते हैं अपन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। ये परागकोश की अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, ये तो नॉर्मल डायग्राम है भाई। इसमें तो अपन ने 4 लेयर दिखा दी। बाहर की ओर बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के जस्ट अंदर अंतस्थिशियम, और जो अंदर की जो 2 परतें हैं वह मध्य परतें, और ये क्या है? टेपिटम। टेपिटम से अंदर क्या है? बीजाणुजन कोशिकाएं। तो ये देखें ना, अगर सबसे बाहर की जो परत है इसकी संरचना ऐसी होती है, ये एक कोशिकीय परत है, और ये इसके अंदर की जो परत है वो है अंतस्थ त्वचा, और ये जो अंदर की 2 परतें हैं इनको बोलते हैं मध्य परतें। और ये वाली जो लेयर है ये है टेपिटम, और टेपिटम के अंदर की ओर क्या होगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, बीजाणुजन कोशिकाएं। ठीक है, अब देखो, अब इनकी एक एक करके हम संरचना पढ़ेंगे। यहां लिख देता हूं मैं परागकोश की टीएस। ये परिपक्व अवस्था की काट है जब लघु बीजाणुजन कोशिकाएं किसमें बदल जाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में बदल जाती है। तो देखो इस यहां लिखता हूं मैं हेडिंग परागकोश की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना। तो देखो परागकोश की आंतरिक संरचना को समझने के लिए इसका अनुप्रस्थ काट लिया जाता है, और जब इसकी अनुप्रस्थ काट ली जाती है तो इसमें 2 मुख्य संरचनाएं दिखाई देती है। एक तो परागकोश की भित्ति और दूसरी बीजाणुजन कोशिकाएं। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं कि परागकोश की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए उसका टीएस, शॉर्ट में लिखता हूं मैं टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट लिया जाता है। टीएस लिया जाता है जिसमें 2 मुख्य संरचनाएं दिखाई देती है, जिसमें 2 मुख्य संरचनाएं दिखाई देती है।
अब जो मुख्य संरचनाएं कौन कौन सी, एक तो परागकोश की भित्ति और दूसरी बीजाणुजन कोशिकाएं। तो ये एक तो है परागकोश की भित्ति और दूसरी है बीजाणुजन। बीजाणुजन कोशिकाएं बोलो या लघु बीजाणुजन कोशिकाएं बोलो, एक ही बात है। बीजाणुजन सेल्स। तो पहले पढ़ेंगे हम परागकोश की भित्ति। तो देखो परागकोश की भित्ति में बाहर से भीतर की ओर एक तो सबसे पहले तो होगी बाह्य त्वचा, फिर अंतःस्थिशियम या एंडोथीसियम, फिर मध्य परते, फिर टेपिटम। तो यहां लिख सकते हैं हम कि परागकोश की भित्ति में बाहर से भीतर की ओर निम्न परतें दिखाई देती है। निम्न परतें दिखाई देती है। पहली परत है, सबसे पहली परत है बाह्य त्वचा। हम अध्ययन कर रहे हैं बाहर से भीतर की ओर, तो सबसे पहले आएगी बाह्य त्वचा। तो ये जो बाह्य त्वचा है ये परागकोश की भित्ति का सबसे बाह्यतम आवरण है, ठीक है। और इसकी जो कोशिकाएं होती है वह हरीय रूप से दीर्घित और चपटी होती है। और इसका कार्य क्या है, इन आंतरिक परतों की सुरक्षा करना। बाह्य त्वचा का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, जो अंदर की परतें, अंदर की परतें कौन सी, एंडोथीसियम, मध्य परतें और टेपिटम, इनकी रक्षा करना है। तो बाह्य त्वचा में हम लिख सकते हैं यह परागकोश की भित्ति का बाह्यतम आवरण है। बाह्यतम आवरण है। और जो इसकी कोशिकाओं की जो विशेषता है, जो इसकी कोशिकाएं होती है वो हरीय रूप से दीर्घित और चपटी होती है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसकी सेल्स मीन्स कोशिकाएं हरीय रूप से दीर्घित व चपटी होती है। हरीय रूप से दीर्घित और चपटी होती है। इसका कार्य आंतरिक परतों की सुरक्षा करना है। आंतरिक परतों की सुरक्षा करना है, ठीक है। अब परागकोश की भित्ति में जो दूसरी परत आएगी वो क्या है, अंतःस्थिशियम या एंडोथीसियम। अंतःस्थिशियम या इसी को बोलते हैं अपन एंडोथीसियम। तो देखो ये बाह्य त्वचा के भीतर की ओर पाया जाने वाला आवरण है। बाह्य त्वचा के जस्ट अंदर क्या है, अंतःस्थिशियम। तो इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं हम, ये बाह्य त्वचा के भीतर पाया जाने वाला आवरण है। पाया जाने वाला आवरण है। अब इसकी जो कोशिकाएं होती है वो मोटी और त्रिज्यतः दीर्घित होती है। इसकी सेल्स मोटी व त्रिज्यतः दीर्घित होती है।
और इन कोशिकाओं की विशेषता है कि इन कोशिकाओं में जो एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती है इनमें अल्फा सेलुलोज के रेशे पाए जाते हैं और ये रेशे आर्द्रताग्राही प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? आर्द्रताग्राही प्रकृति के होते हैं। ठीक है। और शुष्क अवस्था में ये तनाव में आ जाते हैं जिससे परागकोश का स्फुटन हो जाता है। तो जो परागकोश का स्फुटन होता है वह किसकी कोशिकाओं के कारण होता है? अंतस्त्वचा की कोशिकाओं के कारण होता है। तो इसमें आगे लिखते हैं अपन, इसकी कोशिकाओं में, इसकी सेल्स में अल्फा सेलुलोज के रेशे पाए जाते हैं जो आर्द्रताग्राही प्रकृति के होते हैं। जो आर्द्रताग्राही प्रकृति के होते हैं और शुष्क परिस्थितियों में ये तनाव में आ जाते हैं। जैसे ही शुष्क परिस्थितियाँ आती है, शुष्क परिस्थितियों में ये तनाव में आ जाते हैं। ये कौन? अल्फा सेलुलोज के रेशे ये तनाव में आ जाते हैं। इसके आगे लिख रहा हूं मैं। और परागकोश का स्फुटन हो जाता है। परागकोश का स्फुटन हो जाता है। तो ये थी दो परतें पढ़ ली हमने, बाह्य त्वचा और अंतस्त्वचा या एंडोथीसियम। ठीक है। तो देखो, परागकोश की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए उसका टीएस लिया जाता है और जब टीएस लिया जाता है तो उस टीएस में दो मुख्य संरचनाएं दिखाई देती है। एक तो परागकोश की भित्ति और दूसरी बीजाणुजन कोशिकाएं। तो पहले हम परागकोश की भित्ति पढ़ रहे हैं। जो परागकोश की भित्ति है उसमें बाहर से भीतर की ओर निम्न परतें पाई जाती है। कौन कौन सी? सबसे पहले पढ़ी हमने बाह्य त्वचा। ये परागकोश की भित्ति का सबसे बाह्यतम आवरण है और इसकी कोशिकाएं स्पर्श रेखीय दिशा में दीर्घित व चपटी होती है और इसका बाह्य त्वचा का जो कार्य है वो आंतरिक परतों की सुरक्षा करना है। फिर इस बाह्य त्वचा के अंदर मिलेगी अंतस्थिसियम या एंडोथीसियम। ये बाह्य त्वचा के भीतर की ओर पाया जाने वाला आवरण है और इसकी कोशिकाओं की विशेषता क्या है? इसकी कोशिकाएं मोटी व त्रिज्यतः दीर्घित होती है। और क्या विशेषता है कि इन कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज के रेशे पाए जाते हैं और ये अल्फा सेलुलोज के रेशे आर्द्रताग्राही प्रकृति के होते हैं। और जैसे ही शुष्क परिस्थितियाँ आती है, इन शुष्क परिस्थितियों में ये तनाव में आ जाते हैं और परागकोश का स्फुटन हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरी है मध्य परतें। जो तीसरी परत है सी दे देता हूं मैं यहाँ, ABC। मध्य परतें, तो ये एंडोथीसियम के अंदर पाई जाने वाली 1 से 3 मध्य परतें होती है। यह एंडोथीसियम के अंदर पाई जाने वाली 1 से 3
मध्य परतें होती है। और ये कैसी होती है? ये पतली भित्ति वाली और अल्पकालिक होती है और शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। और यह पतली भित्ति युक्त वह अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक यानी कि कुछ समय के लिए ही जीवित रहती है। वह अल्पकालिक होती है तथा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। तथा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। तो ये थी मध्य परतें। अब नेक्स्ट देखते हैं हम टेपिटम। ये सबसे भीतर की ओर पाया जाने वाला आवरण है। यह सबसे भीतर की ओर पाया जाने वाला आवरण है। ठीक है। और जो इसकी कोशिकाएं होती है वो आकार में बड़ी होती है। इनका जीव द्रव्य सघन होता है और केंद्रक बड़ा होता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं, इसकी सेल्स आकार में बड़ी होती है तथा इनका जीव द्रव्य सघन और केंद्रक बड़ा होता है। जब इन कोशिकाओं के बीच की मध्य भित्ति खुल जाती है या मध्य भित्ति नष्ट हो जाती है तो फिर ये बहुकेंद्रकीय हो जाती है। जब इन सेल्स की मध्य भित्ति नष्ट हो जाती है तो यह बहुकेंद्रकीय हो जाती है। बहुकेंद्रकीय हो जाती है। तो यह था टेपिटम कि सबसे भीतर की ओर पाया जाने वाला आवरण है और इसकी कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है। इनका जीव द्रव्य सघन होता है और जो केंद्रक होता है वो बड़ा होता है। ठीक है। और जब इन कोशिकाओं की मध्य भित्ति नष्ट हो जाती है या इन कोशिकाओं के बीच में पाई जाने वाली भित्ति नष्ट हो जाती है तो ये बहुकेंद्रकी हो जाती है। इस टेपिटम का दूसरा नाम है, इसे पोषूतक भी कहते हैं। पोषण प्रदान करने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? क्योंकि ये लघु बीजाणुओं और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए इसे पोषूतक भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो टेपिटम है ये दो प्रकार का होता है। तो स्वभाव के आधार पर टेपिटम दो प्रकार की होती है। एक तो है अमीबीय टेपिटम, अमीबीय
टेपिटम। और दूसरा प्रकार है इसका स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। तो देखो तीसरी परत मध्य परतें, ये एंडोथीसियम के भीतर पाई जाने वाली 1 से लेकर 3 तक, वो 3 की संख्या कितनी होती है, 1 से 3 तक मध्य परतें होती है। और ये पतली भित्ति युक्त होती है और अल्पकालिक होती है, यानी कुछ समय के लिए जीवित रहती है और शीघ्र ये नष्ट हो जाती है। फिर टेपिटम, ये सबसे भीतर की ओर पाया जाने वाला आवरण है। और इसकी कोशिकाओं की विशेषता क्या है कि इसकी कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है, इनका केंद्रक बड़ा होता है, जीव द्रव्य सघन होता है। ठीक है। और जब इनकी बीच की मध्य भित्ति खुल जाती है या नष्ट हो जाती है तो ये बहुकेंद्र की हो जाती है। इसका दूसरा नाम पोषुत्तक भी है। पोषुत्तक नाम क्यों पड़ा, इसलिए क्योंकि ये जो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं और इनके द्वारा लघु बीजाणु बनने पर उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और स्वभाव के आधार पर टेपिटम 2 प्रकार की होती है, एक तो स्रावी, एक तो अमीबीय टेपिटम और दूसरी स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। ठीक है। अब इसको बारे में पढ़ेंगे हम कि अमीबीय टेपिटम क्या होता है और ग्रंथिल टेपिटम क्या होता है। इम्पोर्टेंट है टेपिटम वाला पार्ट, क्वेश्चन आता है बोर्ड में इसमें से। तो टेपिटम 2 प्रकार का होता है। पहला अमीबीय टेपिटम, अमीबीय टेपिटम। तो देखो ये अमीबीय टेपिटम क्या करता है, इसकी कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं और लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। यह लघु बीजाणु मात्र सेल्स और लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है। दूसरा प्रकार था टेपिटम का स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम या ग्रंथिल टेपिटम। तो देखो ये जो स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम होती है ये पहले प्रोयूबिस कण बनाती है और ये प्रोयूबिस कण सक्रिय होकर के यूबिस कण बनाते हैं और इन यूबिस कणों का कार्य है पराग कणों के चारों ओर स्पोरोपोलिन के आवरण का निर्माण करना। तो देखो यह प्रोयूबिस कणों का निर्माण करती है और यह प्रोयूबिस कण सक्रिय होकर यूबिस कणों का निर्माण करते हैं। यूबिस कण बनाते हैं
जो परागकणों के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परागकणों के जो सबसे बाहर की ओर पाया जाने वाला आवरण है वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का आवरण बनाते हैं। और इसी स्पोरोपोलेनिन आवरण के कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसी स्पोरोपोलेनिन आवरण के कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। और इस स्पोरोपोलेनिन आवरण के कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसी कारण जो परागकणों के जो जीवाश्म होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसी कारण परागकणों के जीवाश्म सर्वश्रेष्ठ होते हैं। यानी कि जितने भी जीवाश्म मिलते हैं उनमें जो सबसे क्लियर दिखने वाले जीवाश्म होते हैं वो किसके होते हैं? परागकणों के। ठीक है, तो ये परागकोश की भित्ति के जो 4 भाग थी, 4 परतें थी, वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, टेपिटम, लास्ट जो परत थी वो क्या थी? टेपिटम। अब जो दूसरा भाग है टीएस का वो क्या है? बीजाणुजन कोशिका है। तो यहां लिखता हूं मैं बीजाणुजन सेल्स। देखो, प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुदानियां पाई जाती है और इन लघु बीजाणुदानियों में क्या पाई जाती है? बीजाणुजन कोशिकाएं पाई जाती है। और ये बीजाणुजन कोशिकाएं रूपांतरित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होने से प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और ये केलोज भित्ति के द्वारा या केलोज के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। और इन लघु बीजाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है लघु बीजाणु जनन। तो बीजाणुजन कोशिकाओं में क्या लिख सकते हैं हम कि प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुदानियां पाई जाती है। और इनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? बीजाणुजन कोशिकाएं पाई जाती है। और इन बीजाणुजन कोशिकाओं के रूपांतरण से कौन सी कोशिकाएं बनेगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है। और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और ये चारों लघु बीजाणु केलोज के द्वारा, केलोज एक रासायनिक पदार्थ है, उसके द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसे हम लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। तो देखो, प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुदानियां पाई जाती है। चार लघु बीजाणुदानियां पाई जाती है जिनमें बीजाणुजन
सेल्स पाई जाती है। ये बीजाणुजन सेल्स रूपांतरित होकर सेल्स रूपांतरित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती है, जिनके अर्धसूत्री विभाजन से चार लघु बीजाणु बनते हैं। चार लघु बीजाणु बनते हैं जो आपस में केलोज आवरण के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। इसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बीजाणुजन कोशिकाओं में कि प्रत्येक परागकोश में चार लघु बीजाणुदानियां पाई जाती है और इन लघु बीजाणुदानियों में बीजाणुजन कोशिकाएं पाई जाती है और यही बीजाणुजन कोशिकाएं रूपांतरित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होने से प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से चार लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये चारों लघु बीजाणु आपस में केलोज के आवरण द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये केलोज एक रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, और जब ये चारों लघु बीजाणु केलोज के द्वारा जुड़ी हुई अवस्था में होते हैं तो उस अवस्था में इनको बोलते हैं अपन लघु बीजाणु चतुष्क। और लघु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो लघु बीजाणु जनन कहलाती है। तो ये परागकोश की आंतरिक संरचना होगी। तो इसमें अपन ने सबसे पहले देखा कि परागकोश की टीएस में दो भाग होते हैं स्पष्ट रूप से, एक परागकोश की भित्ति और एक बीजाणुजन कोशिकाएं। तो परागकोश की भित्ति में चार परतें पढ़ी हमने। सबसे पहले सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा। ठीक है, और बाह्य त्वचा का कार्य क्या होता है? आंतरिक परतों की सुरक्षा करना। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं की विशेषता है कि इसकी कोशिकाएं होती है वो स्पर्श रेखीय रूप में दीर्घित व चपटी होती है। दूसरा एंडोथीसियम, तो एंडोथीसियम की ये बाह्य त्वचा के अंदर की ओर पाया जाने वाला आवरण होता है और इसकी कोशिकाएं मोटी व त्रिज्यता दीर्घित होती है। और इसी एंडोथीसियम की कोशिकाओं की विशेषता थी कि इनमें अल्फा सेलुलोज के रेशे पाए जाते हैं जो आर्द्रताग्राही प्रकृति के होते हैं। और जैसे ही शुष्क परिस्थितियाँ आती है ये रेशे तनाव में आ जाते हैं और परागकोश का स्फुटन हो जाता है। फिर तीसरी परत पढ़ी हमने मध्य परतें। ठीक है, तो अंतस्थ त्वचा के भीतर पाई जाने वाली 1 से 3 मध्य परतें जो पतली भित्ति युक्त वो अल्पकालिक होती है और शीघ्र नष्ट हो जाती है। फिर चौथी परत पढ़ी हमने टेपिटम। ठीक है, तो टेपिटम सबसे अंदर की ओर पाया जाने वाला आवरण है। इसकी कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है, जीव द्रव्य सघन होता है, केंद्रक बड़ा होता है। ठीक है,
और जैसे ही इनके मध्य की भित्तियां नष्ट होती है बहुकेंद्र की हो जाती है। टेपिटम का दूसरा नाम पोषुत्तक भी है। क्यों? क्योंकि ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं और लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। फिर देखा हमने कि जो टेपिटम होता है दो प्रकार का होता है, अमीबीय टेपिटम और स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। तो अमीबीय टेपिटम का कार्य क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं और लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। फिर दूसरा स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम, ये क्या होता है? ये इसका जो कार्य है ये सबसे पहले बनाता है प्रोयूबिस कण, और ये प्रोयूबिस कण सक्रिय होकर बनाएंगे, ये प्रोयूबिस कण सक्रिय होकर बनाएंगे यूबिस कण। और इन यूबिस कणों का कार्य क्या है? पराग कणों के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन के आवरण का निर्माण करना। और इसी स्पोरोपोलेनिन आवरण के कारण जो परागकोश होते हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। और इसी कारण जो पराग कणों के देखो पराग कणों के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन का आवरण बनाते हैं। और इसी स्पोरोपोलेनिन के आवरण के कारण जो पराग कण होते हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। और इसी कारण से पराग कणों के जो जीवाश्म होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। फिर हमने दूसरा भाग पढ़ा इसका लघु बीजाणुजन सेल्स। तो प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुदानियां जिनमें बीजाणुजन कोशिकाएं पाई जाती है, और इन बीजाणुजन कोशिकाओं के रूपांतरण से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है। और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होने से प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो आपस में केलोज के आवरण के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और इस अवस्था में इनको बोलते हैं हम लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है। और लघु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है लघु बीजाणु जनन। ठीक है। ओके।